दोस्तों, टारगेट एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि जिसे हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत से प्रकार है। कौन कौन से? रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली रासायनिक अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया, जिसे संयुग्मन अभिक्रिया भी कहा जाता है या फिर इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया का प्रकार है वियोजन अभिक्रिया या इसे अपघटन अभिक्रिया का नाम से भी जाना जाता है। तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और चौथी पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर पांचवी अभिक्रिया का प्रकार है विस्थापन अभिक्रियाएं। छठवें नंबर की अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और 8वें नंबर पे पढ़ेंगे हम अपचयन अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपचयन अभिक्रिया। और एक 90 प्रकार की अभिक्रिया होगी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम इस अध्याय में आगे इन 9 अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं एक एक अभिक्रियाओं को विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहली अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है तो देखते हैं। इस अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो क्या 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो, अभिकारक भाग लेते हों और क्या बनाते हों, मिलाकर एक उत्पाद बनाते हों, उसे किस नाम से जाना जाता है? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो पहला देखते हैं, उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का कोयले का दहन। क्या है? पहला कोयले का दहन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 जब अभिक्रियाएं करती है तो क्या बनता है? CO2। मतलब यहाँ पे 2 अभिकारक हैं। देखो दोस्तों, एक अभिकारक है कार्बन, दूसरा अभिकारक है ऑक्सीजन। जब 2 अभिकारक मिले तो किसमें बदल गए? एकल उत्पाद मतलब CO2 में बदल गए। मतलब यहाँ 2 अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना लें। इसलिए इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना गया? संयोजन अभिक्रिया के नाम से। दूसरा उदाहरण है जल का निर्माण। जल का निर्माण भी किस अभिक्रिया का प्रकार है? संयोजन अभिक्रिया का प्रकार। तो 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है? 2H2O। तो इस तरह से जल का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। गंधक का दहन, गंधक यानी सल्फर, सल्फर का दहन भी एक संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। जैसे S प्लस O2 बराबर क्या बनती है? SO2। क्या बनती है दोस्तों? SO2। उसके बाद चौथा उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। किसका निर्माण दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे किस नाम से जानते हैं? बिना बुझा हुआ चूने के नाम से भी जाना जाता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बिना बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए। तो क्या होता है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र? बिना बुझा हुआ चूना क्या सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया
जल H2O से करवाई जाती है। तो देखो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए कि बिना बुझे हुए चूना और बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है। आपसे ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान क्या बाहर निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। तो आपको ये उदाहरण याद रखने की कौन सा उदाहरण किस अभिक्रिया का प्रकार है, या आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला है, देखो नोट, बुझे हुए चूने के विलयन। बुझे हुए जो चूना है, ये बुझा हुआ जो चूने का विलयन है, बुझे हुए चूने का विलयन CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है उस बुझा हुआ जो चूना होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है, कि किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है? तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। तो देखते हैं क्यों आ जाती है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक इसलिए आ जाती है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर किसका निर्माण कर लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली परत बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। अतः सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने के कारण, किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने के कारण इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। क्या आ जाती है? इसमें दीवारों पर चमक आ जाती है। तो देखो ये अभिक्रिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 की अभिक्रिया जब CaOH2 जब वायुमंडल में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दीवारों पर क्या आ जाती है? सफेदी आ जाती है। सफेदी क्या? चमक आ जाती है। तो किसके कारण, किसके निर्माण के कारण आती है वो चमक? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। इस कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर का सूत्र भी कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संगमरमर का सूत्र लिखिए। तो आपको क्या याद रखना है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे संगमरमर का, इसे चूना पत्थर, इसे चौक आदि का सूत्र भी यही होता है। और साथ में इस अभिक्रिया के दौरान जल का निर्माण होता है। तो देखो नोट लगा के लिखा हुआ भी है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही है। तो आपको ये चीज़ भी एज इट इज याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब आती है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं। एक मिनट। तो देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया
कहते हैं। देखो संयोजन अभिक्रिया में तो क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर क्या बना रहे थे, एक उत्पाद बना रहे थे। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में उसका उल्टा होता है। क्या होता है इसमें, एक अभिकर्मक कितने भागों में टूटता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे उदाहरण देखो फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। तो फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये किसका निर्माण होता है, Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 का निर्माण होता है। तो दोस्तों याद रखना, आपको यह अभिक्रिया भी याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में FeSO4 दे देगा, यहाँ इस तरह से साइन बना के दे देगा और आपसे X और Y उत्पाद पूछेगा। तो यहाँ आपको याद रखने की इस अभिक्रिया के टूटने से कौन कौन से चीज़ बनती है। तो याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछता है या तो SO2 और SO3 गैस के बारे में पूछता है। तो याद रखना है कि FeSO4 के वियोजन से कौन कौन सी गैसें बनती है, SO2 और SO3 का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था, जब इसे गर्म किया जाएगा तो किस किस का निर्माण होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पे है CO2। तो याद रखना कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र होता है AgBr और जब इसे गर्म किया जाता है तो Ag+Br2 का निर्माण होता है। और यह भी वेरी मोस्ट मतलब वियोजन अभिक्रियाओं में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। क्यों, देखो जो AgBr होता है इसका निर्माण किसके अंदर किया जाता है, स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना कि AgBr का, किसका, AgBr। तो देखो इस अभिक्रिया का उपयोग स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपके लिए बहुत जल्दी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हमने जो पिछले साल पढ़ाया था उसके द्वारा किस तरह बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 वो भी साइंस में प्राप्त किए हैं। और यह और कोई और नोट्स नहीं है दोस्तों, ये वही नोट्स हैं जो मैंने खुद NCERT से बहुत मेहनत करके तैयार किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू एंड बाय बाय।